कभी सोचा है कि हम क्यों हैं? मतलब हमारी आदतें, हमारी शक्ल सूरत, ये सब आता कहाँ से है? चलिए आज गोता लगाते हैं जीवन के इन्हीं छोटे छोटे मगर बहुत ज़रूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स की दुनिया में, यानी हमारे जीन्स में। हाँ, यही सवाल। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक बिल्ली को बिल्ली बनाती है, एक पौधे को पौधा और हमें इंसान बनाती है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब वो हमारे अंदर ही छिपा है, हमारी विरासत में, हमारे जेनेटिक्स में। तो चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और हमारी ये कहानी शुरू होती है हमारी जीन्स से। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो एक जीन एक रेसिपी की तरह है। जी हाँ, एक रेसिपी। ये हमारे शरीर को एक तरह से निर्देश देता है कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। खासकर प्रोटीन जैसी ज़रूरी चीज़ें जो हमारे शरीर में लगभग हर काम के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये काफ़ी दिलचस्प है कि साइंटिस्ट भी जीन को दो अलग-अलग तरीकों से देखते हैं। एक तो है मेंडेलियन जीन। ये बस एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया। जैसे मटर का पौधा लंबा होगा या छोटा, ये गुण उसे विरासत में मिला है। और दूसरा है मॉलिक्यूलर जीन, जो असल में डीएनए का एक टुकड़ा है, जिसे हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फिर इन मॉलिक्यूलर जीन्स को देखने के लिए हमें जूम इन करना होगा, बहुत बहुत ज़्यादा जूम इन। तो चलिए एक काल्पनिक माइक्रोस्कोप उठाते हैं और इस आइडिया से असल मॉलिक्यूल तक का सफ़र शुरू करते हैं। ठीक है, तो जब हम जूम इन करते हैं तो हम अपनी कोशिकाओं के अंदर पहुंचते हैं और यहाँ हमारी सारी जेनेटिक जानकारी, हमारी पूरी की पूरी रेसिपी बुक इन धागे जैसी संरचनाओं में कसकर बंधी हुई है। इन्हें कहते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स, और हम इंसानों में ऐसे 23 जोड़े होते हैं। हाँ, तो ये जो कुकबुक वाली बात है ना, इसे ऐसे समझें, हर क्रोमोसोम उस किताब का एक बहुत बड़ा चैप्टर है और ये पूरा का पूरा चैप्टर एक खास भाषा में लिखा गया है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर डीएनए एक किताब है तो हम इसे पढ़ते कैसे हैं? आखिर इस कोड में लिखा क्या है? चलिए अगले हिस्से में इसी कोड को क्रैक करते हैं। तो देखिए, डीएनए का स्ट्रक्चर एक घुमावदार सीढ़ी जैसा होता है, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं। और इस सीढ़ी के जो डंडे हैं ना, वो सिर्फ 4 तरह के केमिकल बेस से बने हैं, ए, सी, जी और टी। बस यही 4 अक्षर, और इन्हीं अक्षरों का जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वही है जीवन का सीक्रेट कोड। यही तय करता है कि हम कैसे दिखेंगे, हमारा शरीर कैसे काम करेगा, सब कुछ। और ये कोई छोटी मोटी रेसिपी बुक नहीं है जनाब। हमारे मानव जीनोम में, यानी हमारी पूरी जेनेटिक किताब में करीब 19,900 प्रोटीन बनाने वाली रेसिपीज हैं। सोचिए जरा, कितनी ज्यादा जानकारी पैक है हमारे अंदर। तो ये रेसिपी काम कैसे करती है? ये 2 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसमें ऐसा होता है कि समझे एक लाइब्रेरियन आता है और मेन रेसिपी बुक से, यानी डीएनए से, एक रेसिपी को एक छोटे से नोट पर कॉपी कर लेता है। इस नोट को कहते हैं आरएनए। फिर आता है दूसरा स्टेप, ट्रांसलेशन। इसमें एक शेफ यानी राइबोसोम उस आरएनए वाले नोट को पढ़ता है और उसके हिसाब से असली डिश, मतलब कि एक खास तरह का प्रोटीन तैयार कर देता है। अच्छा, ये तो हुई बात कि जीन्स काम कैसे करते हैं, पर ये निर्देश, ये रेसिपीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती कैसे हैं? यहीं से आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी का असली जादू शुरू होता है। देखिए, ज्यादातर जीन्स की हमें 2 कॉपीज मिलती हैं, एक अपनी माँ से और एक अपने पिता से। जीन के इन्हीं थोड़े अलग अलग वर्जन्स को एलील कहते हैं। मान लीजिए आंखों के रंग का जीन है, तो हो सकता है कि एक एलील नीली आंखों के लिए हो और दूसरा भूरी आंखों के लिए। ये बिल्कुल एक ही रेसिपी के अलग अलग फ्लेवर जैसा है। तो फिर होता क्या है जब 2 अलग अलग निर्देश मिलते हैं? यहाँ पर खेल में आते हैं प्रभावी और अप्रभावी गुण, यानी डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स। एक डोमिनेंट एलील, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हमेशा अपनी चलाता है, वो हमेशा जीतता है। जबकि एक रिसेसिव एलील, वो बेचारा तभी दिखाई देता है जब उसकी 2 कॉपीज मौजूद हों। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये असल दुनिया में होता है। जैसे बिल्लियों में एक बीमारी होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या पीकेडी। ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब अगर जीन की एक भी खराब कॉपी आ गई तो बीमारी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कुत्तों में एक और बीमारी होती है प्रोग्रेसिव रेटिनल एट्रोफी या पीआरए। ये एक रिसेसिव ट्रेट है। इसका मतलब ये है कि बीमारी तभी होगी जब जीन की दोनों कॉपीज खराब हों।
और इसीलिए माता-पिता बिना किसी लक्षण के भी इस बीमारी के साइलेंट कैरियर हो सकते हैं। अभी तक तो हम सिर्फ जीवन के इस कोड को, इस ब्लूप्रिंट को पढ़ने की बात कर रहे थे, लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इसे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि इसे बदल भी सकें, इसे एडिट कर सकें। तो चलिए अब एंटर करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के दौर में। और ये कोई छोटा मोटा विचार नहीं है, ये एक क्रांति है। हिलारिस पब्लिशर के मुताबिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में वो क्षमता है जो जेनेटिक बीमारियों के इलाज को पूरी तरह से बदल सकती है। मतलब जो बीमारियां हमें जन्म से मिलती हैं उन्हें जड़ से ठीक करने की ताकत। और ये अब कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि आज की सच्चाई बनती जा रही है। और इसका असर हर जगह देखने को मिल रहा है। हम ऐसी फसलें बना सकते हैं जो ज्यादा पौष्टिक हों और सूखे या कीड़ों से लड़ सकें। हम जानवरों को बीमारियों से बचाने के लिए उनकी जेनेटिक्स में सुधार कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, हम इंसानों के लिए सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया जैसी जानलेवा जेनेटिक बीमारियों को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी बना रहे हैं। तो ये तकनीक वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हमें एक ऐसे मोड़ पर भी लाकर खड़ा कर देती है जहां कुछ बहुत गंभीर सवाल हमारे सामने हैं। एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया जहां जेनेटिक बीमारियों का नामो निशान नहीं है, जहां खाने की कमी नहीं है और शायद हम विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को भी वापस ला सकते हैं। ये जो संभावनाएं हैं, ये लगभग अनलिमिटेड है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, बड़ा सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। ये टेक्नोलॉजीज क्रांतिकारी हैं, पर इनके साथ कई नैतिक, सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े सवाल भी खड़े होते हैं। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करेंगे। हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? जैसे जैसे हम अपने जेनेटिक भविष्य को लिखने की ताकत हासिल कर रहे हैं, हमें ये तय करना होगा कि एक प्रजाति के तौर पर हम कौन